पलंग पर चारों ओर डॉलर बिखरे हुए थे। कमरे के सारे दरवाजे व खिड़कियां बंद थी। केवल रोशनदान से छनकर आती धूप के टुकड़े यहाँ वहां छितराए हुए थे। डॉलर के लंबे चौड़े घेरे के बीच आनंदी बैठी थी। उनके हाथ में एक पत्र था। न जाने कितनी बार वे इस पत्र को पढ़ चुकी थी। हर बार उन्हें लगता कि जैसे पढ़ने में कोई चूक हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? उनका बेटा ऐसा कैसे लिख सकता है? जरूर कोई मजबूरी रही होगी उसके सामने, वरना उन्हें जी जान से चाहने वाला उनका बेटा ऐसी बातें उन्हें कभी लिख ही नहीं सकता। हो सकता है उसकी पत्नी ने उसे इसके लिए मजबूर किया हो। पर जो भी वजह रही हो, सुधाकर ने जिस तरह से सब बातें लिखी थी, उससे तो लग रहा था कि बहुत सोच समझकर उसने हर बात रखी है। कितनी बार वे रो चुकी थी। आंसू पत्र में भी घुल मिल गए थे। दुख की अगर कोई सीमा होती है तो वह उससे भी पार हो चुकी थी। ताउम्र संघर्षों का सामना चुनौती की तरह करने वाली आनंदी इस समय खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। बड़ी बड़ी मुश्किलें भी उन्हें तोड़ नहीं सकी थी, क्योंकि तब उनके पास विश्वास का संबल था। पर आज मात्र शब्दों की गहरी स्याही ने उनके विश्वास को चकनाचूर कर दिया था। अब वो बहुत हारा हुआ महसूस कर रही थी। यह उनको मिली दूसरी गहरी चोट थी, और वह भी बिना किसी कसूर के। हाँ, उनका एक बहुत बड़ा कसूर था कि उन्होंने एक खुशहाल परिवार का सपना देखा था। उन्होंने ख्वाबों के घोंसलों में नन्हे नन्हे सपने रखे थे और मासूम सी अपनी खुशियों का झूला अपने आंगन में डाला था। उमंगों के बीच परिवारनुमा क्यारी में डाले थे और सरसों के फूलों की पीली चुनर के साथ ही प्यार की इंद्रधनुषी कोमल पत्तियां जैसे सजा दी थी। पर धीरे धीरे उनके सपने, उनकी खुशियां, उनकी पत्तियां सब बिखरती चली गई। खुशहाल परिवार की तस्वीर सिर्फ उनके मन की दीवार पर ही टंग कर रह गई। अपनी मासूम सी खुशियों का झूला जो बहुत शौक से उन्होंने अपने आंगन में डाला था, उस पर कभी बैठकर झूल ही नहीं पाई वे। हिंडोला हिलता रहता और वे मन मौज कर रह जाती। शादी एक समझौता है, यह बात उनकी माँ ने उनकी शादी होने से बहुत पहले ही समझानी शुरू कर दी थी। पर वे हमेशा सोचती थी कि समझौता करने का तो कोई मतलब होता है कि चाहे पसंद हो या ना हो, चाहे मन माने या न माने, जिंदगी को दूसरे के हिसाब से चलने दो। फिर प्यार, एहसास, एक दूसरे के लिए सम्मान और समर्पण की भावना कैसे पनपेगी उस बंधन में। आनंदी को यह सोचकर भी हैरानी होती कि जब शादी एक बंधन है तो उसमें कोई डरकर कैसे जी सकता है। एक दूसरे को अगर खुलकर जीने ही नहीं दिया जाएगा, यह एक साथी जो हमेशा पति ही होता है दूसरे पर अपने विचार, अपनी पसंद नापसंद थोपेगा तो वह खुश कैसे रह पाएगा। माँ डांटती कि बेकार की बातें मत सोचा कर, इतना मंथन करने से चीजें बिगड़ जाती हैं। माँ को उन्होंने हमेशा खुश ही देखा, कभी लगा ही नहीं कि वे किसी तरह का समझौता कर रही हैं। पापा मम्मी का रिश्ता उन्हें बहुत सहज लगता था। फिर बड़ी दीदी और उसके बाद मंजरी दीदी की शादी हुई तो उनको देखकर कभी नहीं लगा कि वे दुखी हैं। आनंदी को तब तक यकीन हो गया था कि उन्हें भी ऐसा ही सहज जीवन जीने का मौका मिलेगा। सारे मंथन को विराम दे वे रंजन के साथ विवाह कर उनके घर में आ गई। शुरुआती दिन घोंसले का निर्माण करने के लिए तिनके तिनके एकत्र करने में फुर से उड़ गए।
खट्टे मीठे दिन, थोड़ी बहुत चुहलबाजी, दैहिक आकर्षण और उड़ती हुई रंग बिरंगी तितलियों से बुने सपनों के साथ समय बीता तो आनंदी को एहसास होने लगा कि रंजन और वे बिल्कुल अलग है। रंजन रिश्ते को सचमुच बंधन बनाने में यकीन रखते हैं। अब तो खुलकर सांस लेना मुश्किल हो गया। दरवाजे पे खटखट हुई तो आनंदी सोच और डोलरों के घेरों से हिली। कमरे में अंधेरा था। दोपहर कब की शाम की बाहों में समा गई थी। लाइट जलानी ही पड़ी उन्हें। माँ जी, दूध लाया हूँ। आप डेयरी पर नहीं आई तो मैं ही देने चला आया। एकदम ताजा निकाल कर लाया हूँ। चुपचाप दूध ले लिया उन्होंने, वरना अन्य दिनों की तरह कहती, बहुत पानी मिलाने लगे हो आजकल। जब मेरा बेटा आएगा ना तो एकदम खालिश दूध लाना, या तब ज्यादा दूध देना पड़ेगा तुम्हें। मेरे बेटे को दूध बहुत अच्छा लगता है, वो बड़े शौक से पीता है। कमरे में आई तो रोशनी आंखों में चुभने लगी। निराशा की परतें उनके चेहरे पर फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मात्र कुछ घंटों में ही वो 2 साल और ज्यादा बूढ़ी हो गई हैं। उदास नजरों से उन्होंने एक बार फिर डॉलरों की तरफ देखा। देखकर पलकें नम हो गई। नहीं देखना चाहती थे वे इन डॉलरों को। क्या करेगी वे इनका? 0 वाट का बल्ब जलाया उन्होंने, लेकिन धुंधले में भी डॉलर चमक रहे थे। उनके भीतर जो पीड़ा की लपटें सुलग रही थी, उनकी रोशनी से खुद को बचाना उनके लिए ज्यादा मुश्किल था। रंजन के साथ लड़ाई होना आम बात हो गई थी। वे कुछ फैसला लेती उससे पहले ही उन्हें पता चला कि उनके अंदर एक अंकुर फूट गया है। सचमुच समझौता करने लगी वे। उसके बाद उम्मीद भी थी कि रंजन घर में बच्चा आने के बाद सुधर जाएंगे। एशियाई दूसरी औरतों से संबंध रखना और शराब पीना शायद छोड़ दें, पर वे गलत थी। बच्चा आने के बाद रंजन और उग्र हो गए और बोलने लगे। बहुत कहती थी ना कि चली जाएगी। अकेले बच्चे पालना आसान नहीं है। हाँ, वे जानती थी इस बात को, इसलिए सब कुछ सहती रही, रंजन की जातियों को भी। तब माँ ने समझाया, तू नौकरी करती है ना, चाहे तो अलग हो जा रंजन से, हम सब तेरे साथ हैं। वह नहीं मानी। जिद थी कि समझौता करती रहेगी। सुधाकर पर रंजन का बुरा असर न पड़े, यह सोचकर दिल पर पत्थर रखकर उसे हॉस्टल में डाल दिया। उनकी सारी आस उम्मीद अब सुधाकर पर ही आकर टिक गई थी। बस वे चाहती थी कि सुधाकर खूब पढ़े और रंजन के साये से दूर रहे। वैसे भी रंजन के सुधाकर को लेकर न कोई सपने थे, न ही उसके करियर को लेकर परेशान। संभाल लेगा मेरा बिजनेस, बस यही कहते रहते। आनंदी नहीं चाहती थी कि सुधाकर उनका बिजनेस संभाले, जो लगभग बुरी हालत में था। उनका ऑफिस दोस्तों का अड्डा बन चुका था। वे कभी समझ ही नहीं पाई रंजन को, कोई अपने परिवार से ज्यादा दोस्तों को महत्व कैसे दे सकता है। कोई अपनी पत्नी व बेटे से बढ़कर शराब को महत्व कैसे दे सकता है। कोई परिवार संभालने की कोशिश कैसे नहीं कर सकता। पर रंजन ऐसे ही थे, जिम्मेदारी से दूर भागते थे। कमिटमेंट तो जैसे उनके लिए शब्द बना ही नहीं था। यह तो शुक्र था कि सुधाकर मेहनती निकला और लगातार आगे बढ़ता गया। रंजन उन दोनों को छोड़कर किसी और औरत के पास रहने लगे। सुधाकर अक्सर दुखी रहने लगा। बिखरे हुए परिवार में सपने दम तोड़ दें, यह सोचकर आनंदी ने अपनी जमा पूंजी की परवाह न कर उसे विदेश भेज दिया। वे चाहती थी
कि बेटा विदेश जाए, खूब पैसा और नाम कमाए, ताकि उनके जीवन की काली परछाइयों से वो दूर हो जाए, उसे उनके जीवन की कड़वाहट को न झेलना पड़े। पति पत्नी के रिश्ते में आई दीवारों व अलगाव के दंश उसे न चुभे। वह यही जानती हैं, पर सुधाकर भी आहत हुआ था। कितना कहा था उसने, माँ तुम मेरे बिना कैसे रहोगी, मैं यहीं पढ़ाई कर सकता हूँ। पर वो नहीं मानी और भेज दिया उसे ऑस्ट्रेलिया। फिर उसे वहीं जॉब भी मिल गई। वह बार बार उन्हें बुलाता रहा कि माँ अब तो आ जाओ, और वे कहती रही कि बस 2 साल और है नौकरी के, रिटायर होते ही आ जाऊंगी। वे जाने से पहले सारे लोन चुकाना चाहती थी। बेटे पर कोई बोझ डालना तो जैसे आनंदी ने सीखा ही नहीं था। फिर विश्वास भी था कि बेटा तो उन्हीं का है। एक बार सेटल हो जाए तो कह देगी कि आकर सब संभाल ले, बुला लेंगी उसे वापस। कामयाबी की सीढ़ियां तो चढ़ने ही लगा है अब वह। नहीं आ पाया सुधाकर, जॉब में उलझा तो खुद ही जड़े पराए देश में जमाने की जद्दोजहद में लग गया। फिर उसकी मुलाकात रोजलीना से हुई और उससे ही शादी भी कर ली। माँ को सूचना भेज दी थी, पर इस बार आने का इशारा नहीं किया था। रोजलीना का साथ पाकर उसके बीतों दिनों के जैसे जख्म भर गए थे। अपने परिवार को सींचने में वह माँ के त्याग को याद रखना चाहकर भी नहीं रख पाया। रोजलीला ने साफ कह दिया था कि वह किसी तरह की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे भी वह मानती थी कि इंडियन मदर अपने बेटे को लेकर बहुत पॉजेसिव होती हैं, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि आनंदी वहां आकर उनके साथ रहे। सुधाकर माँ से यह सब नहीं कह सकता था। माँ की तकलीफें अभी भी उसे कभी कभी टीस दे जाती थी, पर अब उसकी एक नई दुनिया बस गई थी और वह नहीं चाहता था कि माँ पापा की तरह उसके वैवाहिक जीवन में भी कटुता की काली छाया पसरे। रोजलीना को वह किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। एक सुखद वैवाहिक जीवन की राह न जाने कब से उसके भीतर पलती आई थी। बहुत कठिन था उसके लिए माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनना, पर माँ के पास वह वापस लौट नहीं पा रहा था और पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था। वैसे भी माँ का उसे अपने से दूर करने की टीस भी उसे अक्सर गहरी पीड़ा से भर जाती थी। पिता के प्यार से वंचित सुधाकर माँ से दूर नहीं रहना चाहता था। भले ही माँ ने उसे भविष्य संवारने के लिए अपने से उसे दूर किया था, पर फिर भी किया तो अक्सर वह यही सोचता। ऐसे में रोजलीना का पलड़ा भारी होना स्वाभाविक ही था। आनंदी को लगा जैसे उनका गला सूख रहा है, पर पानी के लिए वे उठी नहीं। रात गहराई थी। वे समझ चुकी थी कि सुधाकर को विदेश भेजने की उनकी जिद ने उनके जीवन में भी इस रात की तरह अंधेरा भर दिया है। बेटे की खुशियां चाहना क्या सच में इतना बड़ा कसूर हो सकता है, या नियति की चाल ही ऐसी होती है? शायद अकेलापन ही उनके हिस्से में आना था। वे जान चुकी थी कि वे जा चुका है, कभी न लौटने के लिए। उन्होंने एक बार और पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, माँ आई एम सॉरी, मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता था, पर मुझे जाना पड़ा और अब चाहकर भी स्वदेश वापस लौटने में मैं असमर्थ हूँ। आपके त्याग को कभी भुलाया नहीं जा सकता और इस बात की ग्लानि भी रहेगी
कि मैं आपके प्रति कोई फर्ज न निभा सका। शायद पापा से विरासत में मुझे यह अवगुण मिला होगा। जिम्मेदारी नहीं निभा पाया, तभी तो डॉलर भेज रहा हूँ और आगे भी भेजता रहूंगा, पर मेरे लौटने की उम्मीद मत रखना। अब मैं इस दुनिया में बस गया हूँ। यहाँ से बाहर आकर फिर भारत में बसना मुमकिन नहीं है। आप भी ऐसा ही चाहती थी ना? आनंदी ने डॉलरों पर हाथ फेरा। पूरी ममता जैसे बेटे पर लुटा दी थी। उसने कागज के डॉलर भेज उस ममता के कर्ज से मुक्ति पा ली थी। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी माँ बेटे की प्यारी सी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।